स्वागत है आप सभी का सुंदर पाठशाला के मंच पर, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास की अनकही कहानियां, महान व्यक्तित्वों की जीवन यात्राएं और उन घटनाओं को जिन्होंने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। आज हम बात करेंगे सिकंदर महान की, एक ऐसे राजा की जिसने बचपन से ही यह सपना देखा था कि पूरी दुनिया को एक ही साम्राज्य के अधीन कर दे। यह है उसकी महान विजय यात्रा की कहानी, जिसमें साहस है, संघर्ष है, मित्रता है और अमर सपनों की गूंज भी। बहुत समय पहले, लगभग 2300 वर्ष पूर्व, प्राचीन यूनान की भूमि पर एक बच्चा जन्मा, जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसे हम आज सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। यह बच्चा आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का नेतृत्व करेगा और अपने समय का सबसे बड़ा विजेता कहलाएगा। उसका जन्म हुआ 355 ईसा पूर्व मैसेडोनिया नामक स्थान पर, जो आज के ग्रीस का हिस्सा था। उसके पिता का नाम था राजा फिलिप द्वितीय, जो मैसेडोनिया के राजा थे, एक बेहद शक्तिशाली, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी शासक। उसकी माता का नाम थी ओलंपियास, जो अपने समय की धार्मिक और रहस्यमयी स्त्री मानी जाती थी। राजमहल में जन्म लेने के बावजूद सिकंदर का बचपन आसान नहीं था। राजा फिलिप हमेशा युद्धों और राज्य विस्तार में व्यस्त रहते थे। माँ ओलंपियास धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहती, और इस माहौल में सिकंदर ने बहुत जल्दी समझ लिया कि शक्ति और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। बचपन से ही उसमें असाधारण जिज्ञासा थी। वह अपने शिक्षकों से हमेशा कठिन प्रश्न पूछता। एक दिन जब उससे पूछा गया, राजकुमार, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ऐसा बनना चाहता हूं कि दुनिया मुझे याद रखे। राजा फिलिप ने अपने पुत्र की बुद्धि देखकर उसका गुरु बनाने का निश्चय किया। उन्होंने यूनान के सबसे महान दार्शनिक अरस्तु को बुलाया। अरस्तु ने सिकंदर को दर्शन, राजनीति, युद्ध कला, भूगोल और इतिहास सब सिखाया। सिकंदर उनके प्रिय शिष्य बन गया। वह ध्यान से सुनता, प्रश्न पूछता और अपने विचारों को खुलकर रखता। अरस्तु ने उसे यह सिखाया, सच्चा राजा वह नहीं जो तलवार से सबको जीत ले, बल्कि वह जो अपने विचारों से दिल जीत ले। सिकंदर ने यह बात मन में बसा ली। वह जान गया कि किसी राज्य को जीतने से पहले मनुष्य को स्वयं पर विजय पानी होती है। युवा होते होते सिकंदर निडर, सुंदर और तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो गया। वह घुड़सवारी में निपुण था। एक बार राजमहल में एक घोड़ा लाया गया। उसका नाम था ब्यूसिफुलस। वह इतना उग्र था कि कोई उसे काबू में नहीं कर पा रहा था। राजा फिलिप ने कहा, यह घोड़ा बेकार है। लेकिन सिकंदर ने देखा कि घोड़ा अपनी परछाई देखकर डरता है। उसने घोड़े का चेहरा सूरज की ओर कर दिया और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। थोड़ी देर में वह घोड़ा शांत हो गया और सिकंदर उस पर सवार हो गया। राजा फिलिप की आंखें गर्व से चमक उठी। उन्होंने कहा, बेटा, यूनान तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। तुम्हें तो पूरी दुनिया जीतनी चाहिए। यहीं से सिकंदर का जीवन बदल गया। अब वह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक स्वप्नदर्शी योद्धा बन चुका था। उसका सपना था पूरी दुनिया को एक राज्य में जोड़ना। धीरे धीरे उसके पिता फिलिप ने यूनान के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद राजा फिलिप की हत्या हो गई। सिकंदर उस समय केवल 20 वर्ष का था। राज्य के दुश्मन समझने लगे कि अब मैसेडोनिया टूट जाएगा। लेकिन सिकंदर ने अपनी युवा उम्र में ही बुद्धिमानी और साहस दिखाया। उसने सभी विरोधियों को शांत किया, राज सिंहासन संभाला और घोषणा की, मैं वही सपना पूरा करूंगा जो मेरे पिता अधूरा छोड़ गए। और इस तरह शुरू हुई सिकंदर की महान विजय यात्रा की कहानी। वह अब एक राजा था, पर मन में एक विजेता की आग जल रही थी। उसका लक्ष्य था पूर्व की ओर एशिया तक पहुंचकर संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करना। यह कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी, जब सिकंदर अपने पहले महान युद्ध की ओर कदम बढ़ाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि इच्छा शक्ति और साहस से असंभव को भी जीता जा सकता है। सिकंदर, जो अब मैसेडोनिया का राजा बन चुका था, अपने 20वें वर्ष में सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो उसके असीमित सपनों और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती थी। उसके चारों ओर दुश्मनों का जाल था। उसके पिता राजा फिलिप की मृत्यु के बाद यूनान के छोटे छोटे राज्य फिर से स्वतंत्रता की चाह रखते थे। वे सभी यह सोच रहे थे कि यह युवा राजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस नौजवान के भीतर एक आग जल रही थी, जो पूरी दुनिया को अपनी लौ में समेट लेना चाहती थी। राजा बनने के कुछ ही दिनों बाद सिकंदर ने अपनी सेना को संगठित किया। वह अपने पिता के पुराने सेनापतियों को बुलाते हुए बोला, राज्य के शत्रु समझते हैं कि मैसेडोनिया अब कमजोर है।
हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि उसकी सेना में नया जोश भर गया। यूनान के दक्षिणी भाग में थेब्स नगर ने बगावत कर दी। सिकंदर ने बिना समय गंवाए सेना लेकर वहां पहुंचा। विद्रोहियों ने सोचा कि वह बातचीत करेगा, लेकिन सिकंदर ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 3 दिन की भयंकर लड़ाई के बाद थेब्स हार गया और सिकंदर ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये उसका संदेश था, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध है। युद्ध के इस भयावह दृश्य ने यूनान के बाकी नगर राज्यों में एक सिहरन भर दी। सबने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और अब पूरा यूनान एक झंडे के नीचे आ चुका था। अब सिकंदर की नजर अपने पिता के अधूरे सपने पर थी, फारस साम्राज्य। उस समय फारस दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसके राजा दारा तृतीय के पास लाखों सैनिक और असीम संपत्ति थी। यूनान के कई राज्य वर्षों तक फारसी शासन से लड़ते आए थे, लेकिन सिकंदर ने ठान लिया कि यह युद्ध अंतिम होना चाहिए। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। सिकंदर ने लगभग 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवार तैयार किए। उसने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हम केवल भूमि जीतने नहीं जा रहे हैं, हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमारे साहस की मिसाल देंगी। 333 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ हेलस्पॉन्ट नामक समुद्र पार किया और एशिया की धरती पर कदम रखा। जैसे ही वह तट पर पहुंचा, उसने अपनी तलवार से मिट्टी में एक निशान बनाया और कहा, अब यह भूमि मेरी है। उसके सैनिक जय जयकार करने लगे। पहला युद्ध ग्रैनिक्स नदी के किनारे हुआ। फारसी सेनापति बहुत आत्मविश्वास में थे, क्योंकि उनकी सेना सिकंदर से कई गुना बड़ी थी। लेकिन सिकंदर ने अपने युद्ध कौशल से सबको चौंका दिया। उसने नदी पार करते हुए सीधा आक्रमण किया, अपने घुड़सवारों को आगे बढ़ाया और फारसियों की पंक्ति तोड़ दी। युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। फारस की पहली हार ने पूरे एशिया को हिला दिया। इस विजय के बाद सिकंदर ने एशिया माइनर के शहरों को मुक्त करवाया और खुद को यूनान और एशिया दोनों का शासक घोषित किया। लेकिन उसके लिए यह केवल शुरुआत थी। असली युद्ध अब फारस के सम्राट दारा तृतीय के साथ होना था। दूसरा बड़ा युद्ध इस्सिस के मैदान में हुआ। यह युद्ध इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। फारसी सेना में 1 लाख से भी अधिक सैनिक थे, जबकि सिकंदर के पास मात्र 40,000। लेकिन सिकंदर की रणनीति और उसके सैनिकों की निष्ठा ने चमत्कार कर दिया। युद्ध के बीच में सिकंदर सीधे दारा की ओर बढ़ा। दारा डर गया और रणभूमि छोड़कर भाग निकला। फारस की पूरी सेना टूट गई। सिकंदर ने दारा का परिवार बंदी बनाया, लेकिन सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। रानी और उसकी पुत्रियों को लौटाना सिकंदर के चरित्र का प्रमाण था। वह केवल जीतना नहीं जानता था, बल्कि सम्मान देना भी जानता था। इस जीत के बाद एशिया के अनेक नगर सिकंदर के अधीन आ गए। मिस्र ने उसका स्वागत किया और उसे देवता का पुत्र कहा। वहां उसने एक नया नगर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, जो आगे चलकर विश्व का सबसे प्रसिद्ध नगर बना। अब सिकंदर का लक्ष्य था फारस की राजधानी परसेपोलिस। उसने अपनी सेना को एकत्र किया और कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी धरती हमारे अधीन नहीं आ जाती। रास्ते में उसे कई कठिन लड़ाइयां लड़नी पड़ी, लेकिन वह हर बार विजयी हुआ। अंततः उसने फारस की राजधानी पर धावा बोला और एक भीषण युद्ध के बाद परसेपोलिस उसके नियंत्रण में आ गया। सिकंदर ने वहां खड़े होकर कहा, ये वह दिन है जब यूनान ने अपनी पुरानी हार का बदला लिया है। कहा जाता है कि उसने परसेपोलिस के महलों को आग लगा दी, जो उसके पिता के अपमान का प्रतीक बन चुके थे। इस तरह फारस साम्राज्य का अंत हो गया और सिकंदर इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बन गया। लेकिन ये उसकी यात्रा का अंत नहीं था। उसकी आंखें अब और दूर तक देख रही थीं। वह कहता था, जब तक धरती का आखिरी कोना मेरे कदमों के नीचे नहीं होगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। यहीं से उसकी दृष्टि भारत की ओर मुड़ गई, उस भूमि की ओर जहां सिंधु नदी बहती थी और जिसके बारे में विदेशी यात्री कहते थे कि वहां सोना और ज्ञान दोनों बहते हैं। सिकंदर ने तय किया कि अब उसकी सेना पूर्व की ओर बढ़ेगी और वह उस धरती तक पहुंचेगा जिसे लोग भारत कहते हैं। उसकी यह यात्रा अब और भी कठिन होने वाली थी। पहाड़, रेगिस्तान, बीमारियां और थकी हुई सेना, लेकिन सिकंदर का जोश अडिग था। वह कहता, राजा वही है जो असंभव रास्तों पर भी अपनी सेना को विश्वास दिला सके। भाग 2 की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे भाग 3 में हम सुनेंगे सिकंदर की भारत की ओर यात्रा, उसके युद्ध और उन मुलाकातों की कहानी जिन्होंने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। फारस को जीत लेने के बाद भी सिकंदर का मन शांत नहीं हुआ।
उसकी आंखों में अभी भी एक अधूरी चमक थी, एक ऐसा सपना जो उसे सोने नहीं देता था। वह अब दुनिया के उस छोर को देखना चाहता था जहां सूरज उगता है। वहां उस दिशा में एक नई भूमि थी, भारत। एक ऐसी भूमि जिसके बारे में विदेशी यात्रियों ने कहा था कि वहां ज्ञान, सोना और वीरता तीनों एक साथ बहते हैं। सिकंदर के मन में यह विचार गहराई से बैठ गया कि अगर उसे सच में महान कहलाना है तो उसे भारत को जीतना ही होगा। 333 ईसा पूर्व से लेकर कई वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ने के बाद उसकी सेना थक चुकी थी, पर जब सिकंदर ने भारत की ओर बढ़ने का आदेश दिया तो उसके सैनिक चुप रहे। वे जानते थे कि सिकंदर का हर आदेश इतिहास बनाता है। वह आगे बढ़ा, फारस की सीमाएं पार की, अफगानिस्तान के पहाड़ों को पार करते हुए बर्फीली हवाओं में अपनी सेना को संगठित किया। कई जगहों पर विद्रोह हुए, पर सिकंदर हर बार स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ा। उसके साहस ने उसके सैनिकों को फिर से प्रेरित किया। जब उसकी सेना सिंधु नदी के पास पहुंची तो वह भूमि उसके सामने थी, भारत की भूमि। पर्वत और विशाल नदियां। सिकंदर ने अपने पैरों से उस मिट्टी को छुआ और कहा, अब मैं उस धरती पर हूं जहां देवता भी उतरते हैं। भारत के उस क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य थे। कुछ ने सिकंदर की शक्ति देखकर मित्रता स्वीकार की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्हीं में से एक था राजा पोरस, जो झेलम नदी के पार अपने राज्य पर शासन करता था। वह वीर, निडर और स्वाभिमानी राजा था। जब सिकंदर ने उसे संदेश भेजा कि या तो आत्मसमर्पण करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तब पोरस ने गर्व से जवाब दिया, केवल देवताओं के सामने सिर झुकाता है, इंसानों के सामने नहीं। इस उत्तर सुनकर सिकंदर मुस्कुराया, पर भीतर से वह प्रभावित भी हुआ। उसे लगा यह कोई साधारण शासक नहीं है। अब तय हो चुका था, युद्ध होगा। झेलम नदी के किनारे दो सेनाएं आमने सामने थी। आकाश में बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी और नदी का पानी तेजी से बह रहा था। सिकंदर की सेना ने रात के अंधेरे में नदी पार की। जब सुबह हुई तो युद्ध भूमि गरजने लगी। राजा पोरस ने अपनी सेना के साथ युद्ध का बिगुल बजाया। उसके पास विशाल हाथी थे, इतने बड़े कि सिकंदर के सैनिकों ने पहले कभी ऐसे जीव नहीं देखे थे। हाथियों की दहाड़ और सैनिकों की पुकार से धरती कांप उठी। सिकंदर ने अपने घुड़सवारों को दो भागों में बांटा। एक दल ने पोरस की सेना के किनारे से आक्रमण किया और दूसरा दल पीछे से घुस आया। लेकिन पोरस ने भी युद्ध कला में महारत दिखाई। उसके हाथी सिकंदर की पंक्तियों को तोड़ते हुए आगे बढ़े। कई घंटे तक युद्ध चलता रहा। दोनों सेनाएं डटी रहीं। बारिश रुक गई थी, पर खून की नदियां बह रही थीं। अंततः जब पोरस का घोड़ा घायल हो गया और उसका हाथी थक गया, तब सिकंदर ने उसे बंदी बना लिया। कहानी कहती है कि जब सिकंदर ने पोरस को अपने सामने बुलाया तो वह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। सिकंदर ने उससे पूछा, राजा पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने सीधा उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर यह सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, राजा, तुम्हारे उत्तर ने मुझे जीत लिया। और उसी क्षण उसने आदेश दिया कि पोरस को न केवल मुक्त किया जाए, बल्कि उसका राज्य उसे वापस दे दिया जाए। उसने कहा, तुम्हारी जैसा राजा मेरी विजय को गौरव देता है। यह घटना सिकंदर के जीवन का मोड़ थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची जीत तलवार की नहीं, दिलों की होती है। उसने देखा कि भारत की धरती पर केवल सोना नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मसम्मान की अमूल्य संपदा है। कुछ समय तक सिकंदर भारत में रहा। उसने यहाँ के विद्वानों से बातचीत की, योगियों से मुलाकात की और यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश की। कहा जाता है कि एक दिन उसने एक साधु से पूछा, तुम यहाँ खुले आसमान के नीचे क्यों रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? साधु ने शांत भाव से कहा, डर उस व्यक्ति को लगता है जो अपने भीतर का साम्राज्य नहीं जीत पाया। सिकंदर उस वाक्य को सुनकर कुछ देर मौन रहा। यह वह क्षण था जब उसने पहली बार महसूस किया कि उसने पूरी दुनिया पर विजय तो पा ली, पर स्वयं को अब तक नहीं जीता। भारत की यात्रा ने उसे बदल दिया। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उसमें गहराई आ गई थी, एक शांति जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन उसकी सेना अब थक चुकी थी। सैनिकों ने कहा, महाराज, अब हम और आगे नहीं जा सकते। हम वर्षों से अपने घरों से दूर हैं। सिकंदर समझ गया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की आवाज को अनसुना नहीं कर सकता। उसने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। वह धीरे धीरे पश्चिम की ओर लौटा।
सिंधु नदी पार की और फारस की भूमि की ओर चला गया। रास्ता कठिन था, रेगिस्तानों की गर्मी, पानी की कमी और बीमारियां, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मृत्यु भी अगर सामने खड़ी हो तो मैं उससे भी दोस्ती कर लूंगा। भाग 3 की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे भाग 4 में हम जानेंगे जब सिकंदर अपने साम्राज्य में लौटा तब उसके मन में क्या परिवर्तन आए, उसने किन नए निर्णयों को लिया और कैसे वह धीरे धीरे अपने जीवन के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ा। जब सिकंदर की सेना भारत से लौट रही थी तो वह पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। कई वर्षों की विजय यात्राओं ने इन योद्धाओं के शरीर और मन को थका दिया था। जैसे जैसे वे राजस्थान के रेगिस्तानों में आगे बढ़ रहे थे, सूरज की गर्मी ने उनकी त्वचा को भस्म कर दिया था और रात की सर्दी ने उनकी हड्डियों को ठंडा कर दिया था। हर कदम पर सैनिकों के दिलों में घर की यादों का बोझ बढ़ता जा रहा था। सिकंदर, जो हमेशा अपने जवानों के साथ आगे बढ़ता था, इस मानसिकता को समझता था। उसके भीतर भी एक बेचैनी थी। उसने बहुत कुछ पाया था, लेकिन वह शांति की खोज में था। एक दिन जब उसकी सेना सिंधु नदी पार कर रही थी, वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने अपनी सीमित अनाज और पानी को सिकंदर की सेना के साथ साझा किया। जब सिकंदर ने उनकी उदारता को देखा तो उसने कहा, मैंने बहुत से महलों और राज्यों को देखा है, पर असली धन तो इन लोगों के दिलों में है। उस रात सिकंदर ने पहली बार महसूस किया कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि करुणा में भी है। मंस की कठिन यात्रा के बाद वह फारस पहुंचा। वहां उसके विशाल साम्राज्य का दृश्य उसके सामने था, जो यूनान से लेकर मिस्र, फारस और भारत तक फैला हुआ था। लेकिन अब उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। उसने अपने चारों ओर चापलूस दरबारी देखे, लेकिन उसके दिल में एक गहरा सन्नाटा था। एक दिन उसने अपने पुराने मित्रों को बुलाया और कहा, मैंने धरती का सबसे बड़ा साम्राज्य जीता, लेकिन क्या मैंने खुद को जीता? सब मौन हो गए। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने कहा, शायद सच्चा विजेता वही है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। दवाइयों के बावजूद उसकी स्थिति डिटीरियरेट होती गई। कई इतिहासकारों का मानना था कि उसे किसी संक्रमण या बुखार ने घेर लिया था। उसकी नब्ज धीमी पड़ने लगी और चेहरा पीला हो गया, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अपने अंतिम क्षणों में उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरे ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर, जिसने सब कुछ जीता, खाली हाथ ही इस दुनिया से गया। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, मेरे अंतिम संस्कार के समय मेरे सारे खजाने लुटा देना, ताकि लोग जान ले कि मृत्यु के बाद धन का कोई मूल्य नहीं। कुछ दिनों बाद सिकंदर ने अपनी अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे वह अब किसी नई यात्रा पर निकल पड़ा हो। उसके सैनिकों ने उसकी इच्छा के अनुसार उसके हाथ ताबूत से बाहर रखे और साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य बिखर गया। सेनापति आपस में लड़ने लगे और वह साम्राज्य जो उसने अपने खून पसीने से बनाया था, टुकड़ों में बट गया। लेकिन सिकंदर का नाम कभी नहीं मिटा। आज भी जब इतिहास लिखा जाता है तो उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक स्वप्नदर्शी था। उसने हमें यह सिखाया कि सपने देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि हिम्मत रखने वाले ही इतिहास बनाते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य ऐसा बिखर गया जैसे किसी विशाल वृक्ष का तना टूट गया हो। गर्मी भरी दोपहर में जब सूरज आकाश में अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था, उसके सेनापति, जो कभी उसके आदेशों पर एकजुट होकर लड़े थे, अब आपस में सत्ता के लिए भिड़ने लगे। हर एक व्यक्ति में महाकवि की छवि थी, लेकिन सिकंदर की जगह लेना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि कोई भी उसके जैसा दूरदर्शी, साहसी और करुणामय नहीं था। पूर्वी भाग पर सेल्यूक्स का नियंत्रण था, मिस्र पर टॉलेमी का, और यूनान की ओर एंटिगोनस जैसे अन्य सेनापति कब्जा करने लगे। धीरे धीरे वह साम्राज्य, जो एक ध्वज के नीचे एकजुट था, टुकड़ों में बट गया। लेकिन सिकंदर का नाम हर सीमा के पार जीवित रहा, यूनान में, मिस्र में, फारस में और भारत में। कई इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर ने केवल युद्ध नहीं लड़े, उसने संस्कृतियों को जोड़ा। जहां भी गया वहां यूनानी सभ्यता का प्रभाव पहुंचा। उसने नए नगर बसाए,
जिन्हें आज भी अलेक्जेंड्रिया नाम से जाना जाता है। इन नगरों में व्यापार, शिक्षा और कला का नया युग शुरू हुआ। यही उसकी असली जीत थी, विचारों की जीत, जो तलवारों से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। भारत में उसकी यात्रा ने भी इतिहास की दिशा बदल दी। उसने यहाँ के राजाओं से जो संपर्क बनाए, उन्होंने यूनान और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग खोला। सिकंदर की सेना के कई सैनिक यहीं बस गए और आने वाले वर्षों में दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से सीखने लगी। कहा जाता है कि सिकंदर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बार बार यही सोचता था, मैंने जीत लिया संसार, लेकिन क्या मैंने खुद को जीत पाया? शायद यही सवाल उसे अमर बनाता है, क्योंकि हर युग में हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं एक सिकंदर छिपा होता है, जो अपनी सीमाओं से परे जाने का सपना देखता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल सत्ता या धन में नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत में होती है। उसने दिखाया कि अगर मन में आग हो तो सीमाएं सिर्फ नक्शे पर होती हैं, जीवन में नहीं। समय बीतता गया, साम्राज्य मिटते गए, भाषाएं बदली, राजवंश खत्म हुए, पर सिकंदर का नाम आज भी वही है। वह एक राजा से बढ़कर एक विचार बन चुका है। वह विचार कि इंसान अपने भाग्य को खुद गढ़ सकता है। अगर हम सिकंदर की कहानी से कुछ सीखें तो वह यही होगी कि जीत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उद्देश्य। सफलता महान होती है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी। और जब तक किसी के दिल में कुछ करने की आग बाकी है, तब तक इतिहास लिखना कभी बंद नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर महान की संपूर्ण गाथा, एक ऐसे योद्धा की जिसने दुनिया जीती और अंत में सिखाया कि जीवन की असली जीत भीतर होती है। आप सुन रहे थे सुंदर पाठशाला, जहां हम इतिहास की कहानियों को दिल से सुनाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सपने देखने वाले ही इतिहास बनाते हैं।